नमस्कार विद्यार्थियों। तो जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में हमने देखा था पिछले पार्ट में हमने 7th तक पढ़ लिए थे, डायलेट H2SO4 तक पढ़ लिया था, जिसका काम क्या रहता है, जल योजन करना। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मतलब नेक्स्ट लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेट H2SO4 के बारे में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, कंसंट्रेट H2SO4 यदि बाई चांस नहीं लिख रहा है तो वहां पे कंसंट्रेट H2SO4 या Al2O3 या P2O5 या ये तो है ही है ना, इसको हम सांद्र बोलते हैं हिंदी में। तो या तो सांद्र H2SO4 वहां पर लिखा हुआ होगा, या Al2O3 लिखा हुआ होगा, या P2O5 लिखा हुआ होगा। इनका तीनों का काम जो है वो क्या रहता है, मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वीडियो में भी, इनका कार्य रहता है निर्जलीकरण। क्या काम रहता है? निर्जलीकरण का काम रहता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? नी का मतलब होता है निकालना। क्या निकालना? जल, H2O मतलब जल को बाहर निकालना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एल्कोहल है, एल्कोहल बनाता है ना, क्या एल्कीन बनाता है। तो उसी को रिवर्स कर दो, तो एल्कोहल यदि है तो उससे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। इस प्रकार से उन्हीं को रिवर्स करना है, ठीक है, लेकिन हम इसमें समझ लेते हैं। चलिए करें शुरू। ओके, सो इसका कार्य समझ में आ गया। कंसंट्रेट H2SO4 Al2O3 या P2O5 का कार्य रहता है निर्जलीकरण। ये क्या करता है, जल को बाहर निकालता है। इसमें एक छोटा सा लॉजिक लग रहा है, उसको पकड़ना है पहले। लॉजिक क्या लग रहा है कि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं। कराएंगे जी, कोई शक नहीं है ना। ये थोड़ा सा एक सेकेंड, एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है, अलग अलग तापमान पर होती है। यदि 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, या इसमें यदि हम केल्विन में टेम्परेचर बात करें 443 केल्विन है, तो इसके द्वारा बनता है एल्कीन, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं। सिंपली एल्कोहल से क्या बनता है, एल्कीन बनता है, जो किस प्रकार से बनेगा, बीटा विलोपन के द्वारा। बीटा विलोपन क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है। जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है वो तो क्या अल्फा कार्बन होगा, उससे OH जाएगा, उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बीटा विलोपन होता है। तो बीटा विलोपन क्या होता है, उसके द्वारा एल्कीन बनेगा। लेकिन यदि टेम्परेचर का मान कम है, ये तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड था, यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर है, तो वहां पर क्या होता है कि इसका जल अपघटन मतलब निर्जलीकरण पूरा नहीं होता है। तो वहां पर क्या बनता है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। मतलब ये HSO4 जो है ना, वो वहां पर आकर जुड़ जाता है। तो एल्किल तो रहेगा ही, और एल्किल जल बाहर निकलेगा। इस अभिक्रिया को मैं बताऊंगा आपको, अभी आप शॉर्ट में नाम लिख लीजिए एक बार। एल्किल हाइड्रोजन शॉर्ट में लिखा हूं मैं, है ना, सल्फेट बनता है। किस प्रकार से बनता है उसको हम देखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 केस होते हैं। तीसरा केस होता है 170 हो गया, 100 हो गया, अब आता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, लगभग 413 केल्विन, 413 केल्विन पर यदि यह अभिक्रिया होती है तो उस समय क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। कैसे? बीच में से वहां पे क्या होता है कि H दो अणु काम में आते हैं, समान ईथर, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, H और OH जाता है उसमें, है ना। अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ये जो ईथर बनता है वो किसके द्वारा बनता है, विलियमसन ईथर सतत संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा बनता है। लिख लो, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, किस अभिक्रिया के द्वारा बनता है इसमें, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण। नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ये बनता है। तो यहां पर हमने बात की है कि निर्जलीकरण होता है एल्कोहल का, क्या काम में लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 काम में लेंगे, लेकिन उसमें 3 केस हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंपली यदि क्वेश्चन आ रहा है कि कंसंट्रेट एल्कोहल की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से करा रहे हैं, तो डायरेक्ट यदि आ रहा तो हमें एल्कीन बनाना है, नो डाउट। बट वहां पे यदि टेम्परेचर दे दिया गया है, चाहे वो केल्विन में देगा सेंटीग्रेड में देगा, ठीक है, यदि टेम्परेचर दे दिया गया है तो फिर हमें ध्यान रखना है कितना दिया है। 170 डिग्री टेम्परेचर पर एल्कीन बनता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ईथर बनता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा बनता है, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है, इनके मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। चले देखो, यही कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आप एग्जाम्पल में यदि मैं सिंपल सा लूं, एल्कोहल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, टीचर लोगों का फायदा ये होता है कि हम उसी में एडजस्ट कर देते हैं ना, आपको तो नए पेज से लिखना पड़ेगा ये। तो यहाँ की यदि हम बात करते हैं CH3 CH2OH, ये क्या है हमारा एल्कोहल है, ठीक है। जब ये कंसंट्रेट H2SO4 का काम कर रहा है तो मैंने क्या कहा था, ईथर बना, ये क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, एल्कीन बनाएगा, किसके द्वारा, बीटा विलोपन के द्वारा। किसके द्वारा, बीटा विलोपन। ये बीटा विलोपन क्या है, ये एल्कोहल है, ठीक है। इसमें मुख्य कार्बन देखो, क्रियात्मक समूह हमारा ये है, ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा कार्बन होता है, उसके पास वाला बीटा कार्बन होता है। यहां से OH जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, है ना। यहां से OH गया तो ये क्या बना, CH2 बचा। यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो ये क्या बचेगा, CH2 बचेगा। ये CH2 डबल बॉन्ड लग जाएगा तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो क्या बन गया, हमारा एल्कीन बन गया, समझ गए ना। ये तो क्या बन गया, एल्कीन बन गया। लेकिन यदि टेम्परेचर कम है, 100 डिग्री टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो क्या होगा, तो ये जो H2SO4 है ये पूरा नहीं टूटेगा, ये H और HSO4 में टूटेगा। किसमें टूटेगा, ये H और HSO4 में टूटेगा, है ना। ये H और ये OH आपस में मिलकर जल बनाकर बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि निर्जलीकरण तो हमें करना ही है ना, जल तो बाहर निकालना। तो ये HOH ये बाहर निकल जाएंगे, बचा क्या, ये HSO4 बचा, ये HSO4 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा डायरेक्ट। तो अब क्या बन जाएगा, CH3, ये CH2 है, ये CH2 और ये H तो बाहर निकल गया OH के साथ में H2 के रूप में, बचा क्या, HSO4। तो HSO4, तो ये क्या बन गया, एल्किल। ये एल्किल है ना, 2 कार्बन 3 कार्बन कितने भी हो सकते हैं, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट इसमें बनता है। किस कंडीशन में बनता है, जब टेम्परेचर का मान कम हो। जब टेम्परेचर कम होता है तो वहां पर पूरी तरह से विघटन उसका नहीं होगा, पूरी तरह से वो टूटेगा नहीं। यहाँ पर तो क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा था तो ये जो एल्कोहल है वो पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक है। तो OH पूरा अलग चला जाएगा H के साथ में, यहाँ पर क्या पूरी तरह से नहीं टूटेगा। ये H2SO4 कुछ टूटेगा तो कुछ भाग टूट के उसके साथ जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, बाकी जो बचा हुआ H जाकर जुड़ जाएगा। ओके, अब तीसरी कंडीशन है, यदि टेम्परेचर मीडियम हो, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या 413 केल्विन टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसके, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, सेकंड नंबर की अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप में, थर्ड नंबर की। तो इसमें क्या होता है कि एल्कोहल के 2 अणु काम आते हैं। कितने अणु काम आते हैं, 2 अणु। यहां पर लिख रहा हूं मैं CH3 CH2 और OH, है ना। ये CH2OH पहले से ही है, ये है। कितने अणु काम में आते हैं, 2 अणु काम में आते हैं यदि टेम्परेचर का मान कम है। तो 2 अणु होते हैं, तो इसमें से क्या होता है कि H2O बाहर निकलता है। किस प्रकार से, ये H और ये OH इस प्रकार से बाहर निकलता है ना। H और OH बाहर निकलेगा और दोनों आकर जुड़ जाएंगे। ये पहले का क्या है, CH3 CH2, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन बच रहा है, ध्यान से देखिए, यहां ऑक्सीजन बच रहा है, यहां कुछ नहीं बच रहा, यहां ऑक्सीजन बच रहा है, ये ऑक्सीजन। इधर क्या बच रहा है, OH तो चला गया जल के रूप में, क्योंकि जल तो निकालना है ना भाई, पानी तो निकालेगा ही, निर्जलीकरण अपना काम तो ये करेगा ही। बचा क्या, CH2। अब ये उल्टा जाके जुड़ेगा, ऐसे मत जोड़ देना कि CH3 CH2 इसको यूं क्यों रख दें, हम ये भी करते हैं, बहुत महान है हम। CH3 CH2 को भी डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे ना भाई, थोड़ा सा देखो, इसको इधर से टूटा है तो उधर से जख्म लगा है तो वहीं से जोड़ेंगे उसको, तो यहां से जोड़ेंगे, कहां से, CH2 CH3। ये क्या बन गया, ROR। क्या बन गया ये, ROR। और ROR क्या होता है, ईथर होता है। क्या होता है, ईथर होता है। लेते हुए जाओ समझ के। क्लियर हो गया भाई। एल्कोहल का निर्जलीकरण करना है तो या तो एल्कीन बनेगा, या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, या ईथर बनेगा। 3 है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये है एल्कोहल का, है ना। अब कुछ और देखते हैं जिनसे जल बाहर निकल सकता है, पानी बाहर निकालना अपने। ये निर्जलीकरण तो हो गया, समझ में आ गया। अब इसके सिर्फ एग्जांपल चलने दो दिमाग से, कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा कोई सा भी एग्जांपल, कोई सा भी लॉजिक बचना नहीं चाहिए जो एग्जाम में आए और हमने नहीं पढ़ा है। जो भी पढ़ के जा रहे हो लिमिटेड पढ़ के जाओ, लेकिन ऐसा पढ़ के जाओ कि 100% करके आओ, तभी मजा आता है।
ठीक है, एल्कोहल का हो गया। अब हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। किसकी बात करते हैं? एसिटिक अम्ल की बात करते हैं। एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल के यदि दो अणु काम में लेते हैं, ठीक है, HO, उल्टा लिख रहा हूं मैं इसको, है ना, ये मत सोचना ना सर ये क्या हाँ वो लिख दिया। कभी भी ध्यान रखना, हमेशा इस प्रकार से लेके जाते हैं, ये इस प्रकार से, उसका मुंह इधर करके, है ना। ये CH3, इसके अभिक्रिया किससे कराएंगे? कंसंट्रेट H2SO4 से यदि इसके अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? ये अपना काम करेगा भाई। क्या काम है इसका? जल बाहर निकालना, है ना। जल बाहर निकालेगा। कैसे बाहर निकालेगा? ये दो अणु हैं, इन दोनों अणुओं से बाहर निकालेगा। एक से लेगा हाइड्रोजन, दूसरे से लेगा OH पूरा, ठीक है। H और H पूरा लेके ये जल बाहर निकाल लेगा। क्या हो जाएगा? -H2O हो जाएगा। बाकी जो बचा है वो एजिड जाके जुड़ जाएगा। ये क्या बना? CH3CO, और ये O बच रहा है, इधर ध्यान रखना। तो ये हो गया CH3COO, इधर से OH तो गायब हो गया। क्या बच रहा है? COCH3, तो COCH3। ये एसिटिक अम्ल था। क्या था ये? एसिटिक अम्ल के दो अणु थे। एसिटिक अम्ल, इसके दो अणु थे, ठीक है। इनकी अभिक्रिया यदि हम कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो जल बाहर निकल रहा है। और ये क्या बन गया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जब हमने डायलेट H2SO4 बनाया था तो यहां पर ये चीज पड़ी थी, ठीक है। क्या बन रहा है? ये एनहाइड्राइड है, लेकिन क्या दो कार्बन का है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। आपको याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि एनहाइड्राइड है, उसका डायलेट H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है? अम्ल बनता है। तो उसी को रिवर्स कर दो, कंसंट्रेट H2SO4 क्या हो रहा है? एसिटिक अम्ल है, उससे क्या बन जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है, एसिटिक अम्ल का हो गया। चलिए उसके बाद अब देखते हैं, आप लिखते हो चलना, है ना, इसके शॉर्ट नोट्स जो भी मैंने तो लास्ट वीडियो में बताए थे उसी प्रकार से इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। मैं नहीं बना रहा हूं इस बार, होमवर्क तो कुछ तो करना है आपको, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप में, थर्ड एग्जांपल जो है एमाइड। किसके बारे में बात करते हैं? एमाइड। एमाइड का सूत्र होता है CONH2, ठीक है। तो जैसे कि CH3CONH2, ओके। इसका काम क्या है? यदि अब इसमें यहाँ पर P2O5 ले लेते हैं, ठीक है, P2O5 ले लेते हैं तो ये क्या करता है? इसमें से जल बाहर निकालेगा। क्या बाहर निकालेगा? जल बाहर निकालेगा। कैसे बाहर निकालेगा? देखो 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 कैसे बाहर निकलेगा। ये ऑक्सीजन तो है, ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ में बाहर निकल जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, बराबर है ना, समझ में आ गया। ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ में बाहर निकल जाएगी H2O, तो क्या बन गया? ये है CH3 और ये बचा CN। CH3 और CN क्या होता है बताओ? CN क्या होता है? साइनाइड। और यदि ये NC जोड़ा होता तो आइसोसाइनाइड। CN को बोलते हैं हम नाइट्राइल अनुलग्न के रूप में, और NC का अनुलग्न होता है आइसोनाइट्राइल, ठीक है। दो कार्बन है तो ये हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? एसीटोनाइट्राइल। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एसिड है ना, दो कार्बन का एसिड बोलते हैं, एसीटो और नाइट्राइल। क्लियर हो गया? तो यहां से अब ये एमाइड से जल निर्जलीकरण के द्वारा क्या बन रहा है? नाइट्राइल बनता है, या हम साइनाइड बोल सकते हैं, साइनाइड बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से चलिए ईथर का और देख लेते हैं। ईथर का है ना, ईथर क्या होता है? R होता है, मतलब CH3 CH2O CH2 CH3। अच्छा, मुझे पिछली वीडियो में जब आपने लिखा था उसके नोट से देख के बताना कि वहां पर ईथर जो बन रहा है वो किसके जल योजन के द्वारा बन रहा है, वही चीज यहाँ पे बनेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? इसमें से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है? इसमें से जल बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकलेगा जल? ठीक है, देखो ऑक्सीजन तो ये रही है, तो हमें समझ में आ गया सर जी, ऑक्सीजन तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, है ना। ये तो CH3 है, इसको मैं लिख सकता हूं, CH3 को मैं लिख सकता हूं CH2 और H, और इसको भी मैं लिख सकता हूं CH2 और H, है ना। तो इन दोनों CH3 का, लास्ट वाले CH3 का, इसका H, ये पूरा मिलके ये क्या बना लिया? H2O बना लिया। क्या बना लिया? H2O बना लिया। बचा क्या? इधर CH2 बचा, इधर भी CH2 बचा।
CH2 सेम है तो इन दोनों की क्या होगी, संयोजकता पूरी नहीं होगी तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो दो अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बनेंगे जो क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। तो इस प्रकार से एल्कीन प्राप्त होगा, H2O यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये है दोस्तों हमारा कंसंट्रेट H2SO4, जिसका काम जो है वो काम क्या है, निर्जलीकरण काम है। लिख दिया था मैंने, वापस नहीं लिखूंगा। काम क्या है इसका, निर्जलीकरण है, जल बाहर निकालता है, ये पानी बाहर निकालता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी अभिकर्मक आ जाए उसको आपको बस ये देखना है कि उसका नाम क्या है, उसका कार्य क्या है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसी में उसका हमें अभिक्रिया करनी है। अभिक्रिया के सारे बेसिक फंडे में आपको बताते हुए चल रहा हूं कि किस प्रकार का यौगिक आएगा उसके साथ किस प्रकार से उसकी अभिक्रिया करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट अभिकर्मक के बारे में बात करते हैं। डायलिट हो गया था, कंसंट्रेट हो गया, दोनों फिर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जिंक चूर्ण। क्या नाम है, जिंक चूर्ण, जिसको हम यशोधरज चूर्ण भी कहते हैं। चलिए भाई हेडिंग डाल लेना, कौन से नंबर का है, 9th नंबर का है जिंक चूर्ण, जिसको हम यशोधरज चूर्ण भी कहते हैं। क्लियर, इसका क्या कार्य रहता है, इसका सिंपल सा कार्य रहता है, बहुत सिंपल सा कार्य है। ठीक है, लेकिन कार्य दो प्रकार से है, तो लंबा पहले की हम बात करते हैं। पहला कार्य क्या है कि ऑक्सीजन युक्त यौगिकों से, ऑक्सीजन युक्त जो यौगिक होते हैं उनसे जिंक जो है वो ZNO के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। ऑक्सीजन युक्त यौगिकों से ऑक्सीजन को ZNO के रूप में बाहर निकालता है। ठीक है, समझो, जिंक चूर्ण जो है जिसका पहला कार्य, दो कार्य रहते हैं इसके, एक तो डाइहैलाइडों में करता है, एक ऑक्सीजन युक्त यौगिकों में कर रहा है। पहले हम पहला क्लियर करते हैं। ऑक्सीजन युक्त यौगिक जो होते हैं उनमें क्या करता है, ये उस ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। किसके रूप में बाहर निकालेगा, ZNO के रूप में बाहर निकालेगा। किसके रूप में बाहर निकालेगा, ZNO के रूप में बाहर निकालेगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, ध्यान रखना कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन युक्त यौगिक हर किसी से नहीं निकलेगा। तो ऑक्सीजन युक्त जैसे कि H2O2, इसकी अभिक्रिया यदि मैं जिंक से करा देता हूं, ठीक है, तो ये जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन युक्त यौगिकों से, इसको कुछ मतलब नहीं, इसको अपनी एक ऑक्सीजन चाहिए, भाई एक ऑक्सीजन दे दो। तो एक ऑक्सीजन यहां से बाहर निकालेंगे तो क्या बन गया, H2O2 था, ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो O बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, H2O प्लस ये जिंक इसकी एक ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, ZNO के रूप में बाहर चला गया। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत फेमस अभिक्रिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सेकंड एग्जांपल है कि यदि फिनॉल है, क्या है, फिनॉल, समझते हो ना, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया यदि हम, ये क्वेश्चन आता है, काफी बार आया हुआ है, आपने बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ा होगा, जिंक चूर्ण के साथ जब हम फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर क्या है, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है ना, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा और प्रत्येक कोने पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन वापस अंदर चला जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी, प्लस Zn जो है वो ZNO के रूप में बाहर निकल गया। ये अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में पूछी जाती है, या तो वो सिर्फ संरचना देता है एग्जाम में कि फिनॉल से बेंजीन बनती है, या नाम देगा फिनॉल से बेंजीन, सिर्फ और सिर्फ एक ही है अभिकर्मक है, कौन सा अभिकर्मक है, जिंक चूर्ण या यशोधरज चूर्ण, हिंदी में लिख के देगा वो, मैं कह रहा हूं कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, जिंक चूर्ण या यशोधरज चूर्ण लिखकर वो देगा तो हमें पहचान लेना है कि ये क्या है, इस प्रकार से अभिक्रिया है। ठीक है, पहला कार्य। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ गए ना दोनों के, चलिए गुड। वीडियो को पॉज करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम्पल लिखते हुए चलना है ना। दूसरा कार्य है इसका जेम डाइहैलाइड्स में, इसमें डाइहैलाइड में, अब ये डाइहैलाइड क्या है पहले तो हमें ये समझना होगा।
ठीक है। ये जो क्या करता है डाई हैलाइडों में क्या करता है, यह है विहेलोजनीकरण करता है। क्या करता है डाई हैलाइडों में विहेलोजनीकरण। समझे नहीं समझे, रुको। क्या करता है विहेलोजनीकरण करता है। कैसे? डाई हैलाइड का मतलब क्या, पहले तो ये समझो। डाई हैलाइड का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें दो हेलोजन समूह जुड़े हुए हो, ठीक है, वो होता है डाई हैलाइड। उनमें क्या करता है विहेलोजनीकरण, मतलब जो हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, उस हेलोजन को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। लेकिन इस अभिक्रिया को समझने से पहले हमें एक बार ये समझना होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, पहली बात तो बहुत हो गया, ठीक है, ये लिख लिया ना आपने। पहले थोड़ी सी स्टेप में हम समझते हैं कि ये डाई हैलाइड क्या चीज आ गई, नई चीज आ गई ना आप लोगों के लिए। डाई हैलाइड होता है जिसमें दो हेलोजन जुड़े हों, या शॉर्ट में लिख रहा हूं कि दो एक्स परमाणु हो, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का होता है। ये इसके प्रकार हैं, शॉर्ट में समझना, अपन को ज्यादा डिटेल नहीं। एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है विश डाई हैलाइड, और एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। डाई हैलाइड का मतलब होता है 2 एक्स परमाणु होते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, जेम डाई हैलाइड, विश डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है कि ऐसे परमाणु जिनमें एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन समूह जुड़े हों, जिनमें एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन समूह जुड़े हों, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन समूह जुड़े हों, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन समूह जुड़े हों, तो उन्हें हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। विश डाई हैलाइड का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर, अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर हेलोजन समूह जुड़े हों, अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर या पास पास वाले कार्बन परमाणुओं पर हेलोजन समूह जुड़े हों। पास पास वाले कार्बन परमाणुओं पर यदि हेलोजन जुड़े हों तो उसे हम कहते हैं विश डाई हैलाइड। क्लियर? एक पर जुड़े हों तो जेम, पास पास वाले पर जुड़े हों तो विश, और ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे यौगिक जिनमें पहले और अंतिम कार्बन पर, जिनमें पहले और अंतिम कार्बन पर 1 2 3 पहले और अंतिम कार्बन पर यदि हेलोजन समूह जुड़े हों तो उसे हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्लियर हो गया? तो यहां पर 3 चीजें देखो, इसमें भी 2 हेलोजन आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेलोजन आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेलोजन आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग है। यदि एक कार्बन पर जुड़े हैं तो जेम डाई हैलाइड, यदि पास पास वाले कार्बन पर जुड़े हैं तो विश डाई हैलाइड, यदि फर्स्ट और थर्ड पे जुड़े हों, पहले और अंतिम पर जुड़े हों, तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्लियर? हाँ, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा डाई हैलाइड के बारे में। अब ये इनमें काम कैसे करता है, ठीक है, किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मिटा दो इसको। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेम डाई हैलाइड, एक एक पकड़ते हैं, है ना। जेम डाई हैलाइड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो जेम डाई हैलाइडों में क्या होता है कि यह एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। किस प्रकार से बनाएगा? जेम डाई हैलाइड जैसे कि CH3CH, एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है, इसके अभिक्रिया यदि हम जिंक से कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? एक और 2 अणु काम आते हैं इसके, CH3। ये क्या काम करता है? मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीजन युक्त कार्बन यौगिकों में तो क्या करता है, ZNO के रूप में बाहर निकल रहा है जिंक चूर्ण, और इनमें क्या करता है, ये विहेलोजनीकरण करता है, हेलोजन को साथ में बाहर निकलता है। तो इसमें क्या है, ये ZnH2 के रूप में, विहेलोजनीकरण मतलब ZnH2 के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है, लिख लेना, ZnH2 के रूप में बाहर निकलेगा। या तो ऑक्सीजन युक्त में तो ZNO के रूप में बाहर निकलेगा, या हेलोजन वालों में से ZnH2 के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहां पर ये Zn है,
ये X2 है, इसके दो अणु काम आते हैं Zn के, Zn के दो अणु काम आते हैं, एक ZnX2 और एक ZnX2 इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। और ये पूरे यदि हम बात करते हैं तो आगे जुड़ जाएगा CH3CH, ये डबल बॉन्ड लग जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड, क्योंकि दो गए हैं ना तो दो की संयोजकता पूरी दो से ही होगी, डबल बॉन्ड CH3, ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया। क्या बन गया, एल्कीन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, ऑक्सीजन युक्त यौगिकों में तो जिंक जो है वो क्या कर रहा है, ZnO के रूप में बाहर निकल रहा है। हेलोजन युक्त यौगिकों में विहेलोजनीकरण करता है, ZnX2 के रूप में बाहर निकलता है, मतलब दो हेलोजनों को लेकर जाएगा, है ना। तो ये डाइहैलाइड है, डाइहैलाइड कौन सा है, जेम डाइहैलाइड है, मतलब एक कार्बन पर दो X परमाणु है ना। जिंक के साथ जब इसके अभिक्रिया कराएंगे तो ये जिंक इन दोनों को बाहर लेके जाएगा, तो एक जिंक तो यहाँ काम आ गया, एक जिंक इन दोनों को बाहर लेके जाएगा, एक जिंक यहाँ पे, तो इसलिए कितने जिंक काम आते हैं इसमें, दो जिंक काम में आते हैं। ये दोनों जिंक 2ZnCl2 ग्रुप में बाहर निकल जाएगा, बचा क्या CH3CH, ये CH3CH, ये CH3CH, ये CH3CH, बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो जेम डाइहैलाइड से क्या बन गया, एल्कीन बन गया, है ना। इधर लिख लेते हैं भले शॉर्ट में, जेम से क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। आगे मैं इसको बताऊंगा आपको डिटेल में, इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया जेम डाइहैलाइड। अब हम बात करते हैं विष डाइहैलाइड की। विष डाइहैलाइड से भी क्या करता है, यह है एल्कीन बनाता है। किस प्रकार से विष डाइहैलाइड होता क्या है, विष डाइहैलाइड होता है हमारा कि पास पास वाले कार्बन परमाणु पर क्या जुड़े हैं, दो हेलोजन जुड़े हैं, ठीक है। CH2 यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। या Cl को छोड़ो दूसरा ले लेते हैं, FCl Br ले लेते हैं, Br और Br। इसकी अभिक्रिया यदि हम जिंक से कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको बाहर लेके जाएगा, किस रूप में जाता है, ZnX2 के रूप में बाहर जाता है, तो ये ZnX2 के रूप में बाहर चला जाएगा, बचा क्या CH2 बचा, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnX2 जो है वो बाहर निकल गया। सिंपल है कि नहीं है भाई, लॉजिक याद रखना है हमें। लॉजिक क्या है, जिंक जो है वो दोनों को लेकर बाहर जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है हमें। तो यहां पर क्या बन गया, ये इस प्रकार से यहां पर भी एल्कीन बन गया है ना। अब तीसरी बात, तीसरा कौन सा है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है। कौन सा है, अल्फा ओमेगा। उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। थर्ड नंबर पे है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होता है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की यदि हम बात करते हैं तो ये होता है जैसे कि पहले और अंतिम के, है ना। तो ये हो जाएगा CH3 जैसे कि CH2, यहां पर Cl हो गया, CH2 और CH2 और यहां पर Cl, है ना। इसके अभिक्रिया किससे कराते हैं, जिंक से कराएंगे, तो ये जिंक क्या करेगा, इनको Cl को लेकर बाहर जाएगा, ठीक है। ये तो हो रहा है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, Cl को लेकर बाहर जाएगा। लेकिन अब इसमें डबल बॉन्ड कहां लगेगा और कैसे लगेगा, वहां पर तो क्या पास पास में जा रहा था तो भी डबल बॉन्ड बन गया था। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इन दोनों की संयोजकता अधूरी है। अब दोनों जुड़ नहीं सकते, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे भाई, अपन दोनों जुड़ जाते हैं, अपन दोनों का है, तो ये साइक्लो बना लेता है। क्या बनाता है, ये साइक्लोहेक्सेन बना लेता, सॉरी साइक्लो एल्केन बना लेता है। ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से कुछ बन जाएगा, यहां आपको दिख जाएगा ना, ठीक है। आपको हम नीचे समझा देते हैं, ठीक है। ये चारों कार्बन, ये पहला और चौथा, पहला और अंतिम कार्बन है वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा CH2 और ये लो, ये क्या बन गया, साइक्लो एल्केन बन गया है। क्या बन गया है, ये साइक्लो एल्केन। कितने कार्बन का, 1 2 3 और 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट,
तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। इस प्रकार से तो ये चीज ध्यान रखनी है, जेम डाई हैलाइड का जिंक के साथ करा रहे हैं तो भी ZnH2 बाहर निकल रहा है, एल्कीन बन रहा है। विश डाई हैलाइड में भी क्या हो रहा है? एल्कीन ही बन रहा है, लेकिन अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में साइक्लो एल्केन बनता है। क्या बनता है? साइक्लो एल्केन बनता है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से तो ये है कंसंट्रेट डायरेक्ट एस्टर्स 4, कंसंट्रेट एस्टर्स 4, और फिर उसके बाद में है जिंक चूर्ण, यशोधरज चूर्ण, जो भी इंपॉर्टेंट है। यशोधरज चूर्ण जो है वो दो प्रकार से अभिक्रिया करता है, ठीक है। एक तो है ऑक्सीजन युक्त यौगिकों के साथ में, ऑक्सीजन वाले, जिनमें क्या करता है, जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाहर निकलता है ZNO के रूप में। जैसे कि H2O2 से क्या होता है, H2 और ZNO बना लिया, या फिनोल से बेंजीन बना लिया, ये अभिक्रिया पूछी जाती है, ठीक है। या दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है, डाई हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करता है, उसमें क्या होता है, डाई हैलाइडों में क्या होता है, यह है विहेलोजेनीकरण करता है, मतलब ZnH2 के रूप में वहां से यह बाहर निकलता है। लेकिन डाई हैलाइड जो है वो कितने प्रकार होते हैं?